हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट ट्यूशन सेंटर। आज हम बात करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में जिस टॉपिक के हम बारे में बात कर रहे थे, बेसिक प्रैक्टिसेस के बारे में। ठीक है, हमने इरिगेशन तक पढ़ लिया था। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। ठीक है, वीड्स क्या होते हैं मैंने बताया, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो ग्रो कर जाते हैं क्रॉप के साथ साथ। ठीक है, तो हमें उनसे अपनी क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि वीड होता है क्या। हाँ, अ वीड इज़ अ अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो नियर द क्रॉप। और जो ये अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं इनको क्या है, हार्मफुल माना जाता है क्रॉप के लिए। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, क्रॉप के साथ एक तरीके का कंपटीशन करते हैं। कंपटीशन किस चीज़ का करते हैं कि वो भी साथ साथ क्या करते हैं, उस सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, जिससे क्या होगा, हमारी जो मेन क्रॉप है उसे न्यूट्रिएंट्स बहुत कम अमाउंट में मिल पाएंगे। दैट्स वाई क्या है, हमें टाइम टू टाइम इन्हें रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, और इनके रिमूवल का बेस्ट टाइम कौन सा होता है इन वीड्स के रिमूवल का? उनमें फ्लावर्स और सीड आने से पहले अगर हम उन्हें क्या कर दें, रिमूव कर दें, तो उसको बेस्ट टाइम माना जाता है। क्यों? अगर उनमें क्या है, सीड और फ्लावर्स आ जाते हैं तो उस टाइम तक मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स को वो यूज़ कर चुके होते हैं। ठीक है, और फिर क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ वीड इज़ कॉल्ड वीडिंग। ठीक है, उन वीड्स को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम वीडिंग बोलते हैं। वीडिंग को हम कर कैसे सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं? डायरेक्टली हम क्या हैं, जो वो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको पुल आउट कर सकते हैं बाय द हैंड, और या विद द हेल्प ऑफ खुरपा, एक आप बोल सकते हो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, या फिर बाय यूजिंग सम केमिकल्स, कुछ केमिकल्स को यूज़ करके भी। ठीक है, और जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं उन वीड्स को किल करने के लिए, उन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, वीडिसाइड्स। ठीक है, द केमिकल यूज टू किल द वीड्स इज़ नॉन एज वीडिसाइड। ठीक है, कुछ कॉमन वीडिसाइड्स के नाम यहाँ पे बताए हैं, डल्पोन एंड मैलाक्लोर। ठीक है, वीडिसाइड्स आर बीइंग हार्मफुल फॉर ह्यूमन, सो दे आर रिप्लेस्ड बाय हर्बिसाइड्स। ठीक है, वो ह्यूमन बींग्स के लिए भी हार्मफुल होते हैं क्योंकि दे आर रिप्लेस्ड बाय हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स को की जगह उन्होंने ले ली है। उसके बाद हम बात करते हैं, कई बार क्या होता है, क्रॉप्स को कौन कौन हार्म कर सकता है या इन्फेक्ट कर सकता है। हमारी जो क्रॉप होती है ना, कई बार बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरस है, वो सब क्या कर देते हैं, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारी क्रॉप को इन्फेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसी की वजह से हमारे और कई और दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, दैट आर बर्ड्स, मंकी एंड एट्सेट्रा। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म दैट cause disease to the plants are called pathogens। ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स जो क्या है, प्लांट्स में डिजीज़ को क्योज करते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। ठीक है, और जो इन केमिकल्स को हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप अगेंस्ट द पेस्ट इज़ नॉन एज पेस्टिसाइड्स। ठीक है, एक तो मैंने बताया था जो सिर्फ डिजीज़ क्योज करेंगे उनको हम बोलते हैं पैथोजन, और जो क्रॉप को डिस्ट्रॉय ही कर देते हैं उनको हम बोलते हैं पेस्ट। और उन पेस्ट से ही हम अपनी अगर क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं जिन केमिकल की हेल्प से, उन केमिकल को बोला जाता है पेस्टिसाइड्स। ठीक है, अब हमारी क्रॉप प्रोटेक्ट हो चुकी है। ठीक है, अब हमारा टाइम क्या गया, हार्वेस्टिंग टाइम। हार्वेस्टिंग क्या होता है, जब हमारी क्रॉप प्रॉपरली मैच्योर हो जाती है और उस टाइम पे हम उस क्रॉप को कट करते हैं और कलेक्ट करते हैं, उसी मेथड को हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, हार्वेस्टिंग के लिए किन किन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है, किन किन टूल्स का यूज़ किया जाता है? सिकल, ठीक है, जिसको हम दराती बोलते हैं, और या फिर कंबाइन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सिकल मेथड जो है वो काफ़ी टाइम लेता है, और कंबाइन अभी एक न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिससे बहुत कम टाइम लगता है क्रॉप को हार्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, और क्या क्या मेथड हैं? फर्स्ट वन इज़ थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या होगा, जब हमने क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया, मतलब जब हमने क्रॉप को कट कर लिया है, तो हमें उसमें जो ग्रेन्स होते हैं उनको सेपरेट करना होता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द कट स्टॉक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। स्टॉक से हम उनको ग्रेन्स को अलग करते हैं।
एंड थ्रेसिंग कैन बी डन बाय द मैनुअल मेथड और बाय अ मशीन कॉल्ड थ्रेशर। या तो हम मैनुअली उनको अलग कर सकते हैं उन ग्रेन्स को, या फिर मशीन का यूज़ कर सकते हैं जिसको हम थ्रेशर बोलते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा एंकल का मैं वो करती हूँ, ठीक है। A farm machine called combine harvest is used for thrashing and harvesting। एक combine मशीन होती है जिसको हम यूज़ करते हैं हार्वेस्टिंग के लिए भी और थ्रैशिंग के लिए भी। उसके बाद एक मेथड होता है विनोइंग मेथड। विनोइंग मेथड क्या होगा, या तो हम थ्रैशिंग का यूज़ कर लिया फिर विनोइंग का कर लें। विनोइंग मेथड में क्या होगा, जब हमारी क्रॉप हार्वेस्ट हो चुकी है, अगर हमें ग्रेन को अलग करना है, ठीक है, ग्रेन को अलग करने का जो प्रोसेस होता है आफ्टर हार्वेस्टिंग सेपरेटिंग फ्रॉम द शाफ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विनोइंग। ग्रेन्स को शाफ से अलग करने का प्रोसेस होता है, उसको हम बोलते हैं विनोइंग। इसमें क्या होगा, जो हैवियर ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम उन ग्रेन्स को ऊपर से एकदम नीचे की तरफ डालते हैं, तो जो हैवी जो चीज़ें होंगी, हैवी जो ग्रेन्स होते हैं वो एक साइड डलते रहते हैं, और जो उनमें लाइट मटेरियल्स होते हैं वो दूसरी तरफ हवा, उसमें क्या है एयर का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। अगर ज़्यादा एयर हो उस टाइम पे उसको अच्छे से यूज़ किया जाता है और उसे काफ़ी ऊपर से नीचे की तरफ डाला जाता है। तो उसमें क्या होता है, फिर जो हैवी मटेरियल होगा वो डायरेक्ट सॉइल पे आके गिरता है, और जो लाइट मटेरियल उसमें है वो क्या होंगे, जैसे हस्क वगैरह होते हैं, वो दूसरे विद एयर वो दूसरी तरफ जाके गिरते हैं। ये और किस चीज़ पर डिपेंड करता है, विंड की डायरेक्शन पे भी। विनोइंग वाला मेथड जो है वो विंड की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अभी मैं एक सेकंड के लिए यहाँ पे इसको रोक देती हूँ ताकि आपको नोट्स प्रॉपर दिख जाए। अब हमारी क्या है, क्रॉप हार्वेस्ट भी हो चुकी है, तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उस क्रॉप को स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। तो स्टोर करने के टाइम पे जब हम वो ग्रेन्स हमारे, अब हम उसको क्रॉप नहीं बोलेंगे, ग्रेन्स बोलेंगे, ठीक है, जब वो ग्रेन्स हमने निकाल लिए हैं वहाँ से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको स्टोर करना पड़ता है। और उस स्टोरिंग कैसे करनी पड़ेगी, हमें कुछ कंडीशंस हैं, कुछ चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ता है। बिफोर स्टोरेज से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर जो ग्रेन्स हैं उनमें मॉइस्चर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस एक्सेस मॉइस्चर को ड्राई करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, जैसे फूड ग्रेन्स होते हैं, गेहूं वगैरह होते हैं, उसको हम सनलाइट में उनको ड्राई करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, जो माइक्रोब्स या पेस्ट वगैरह हैं उन पे अटैक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और हमें उन ग्रेन्स को कहाँ पे स्टोर करना चाहिए, ऐसा तो है नहीं जहाँ पे एनिमल्स वगैरह वहाँ पे स्टोर कर दो, वो एनिमल्स उनको खा सकते हैं। सो वी हैव टू स्टोर द ग्रेन्स अवे फ्रॉम द एनिमल्स, ठीक है। और अगर हम उन्हें पैक कर रहे हैं ग्रेन्स को, तो हमें पैक करना पड़ेगा उन्हें बैग्स में, बिन में, ठीक है। और जो हमें अगर लार्ज स्केल पे उनकी स्टोरेज होती है ग्रेन्स की, ठीक है, गेहूं वगैरह को भी काफ़ी लार्ज स्केल पे स्टोर किया जाता है। स्टोरेज ऑन लार्ज स्केल इज़ डन इन सिलोस और ग्रेनरीज। अगर हमें छोटी अमाउंट में उन्हें स्टोर करना पड़ता है तो हम उन्हें बैग वगैरह, बिन वगैरह में स्टोर कर सकते हैं। बट अगर हमें उसे लार्ज स्केल पे स्टोर करना पड़ता है तो हम उसे कहाँ पे करते हैं, सिलोस बोलते हैं या फिर ग्रेनरीज में, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा स्टॉक होता है ना, कई बार क्या होता है, जितना यूज़ किया जाता है उसको, ठीक है, कुछ को हम एक्स्ट्रा स्टॉक करके रख लेते हैं, उसको बोला जाता है बफर स्टॉक, ठीक है। अब बफर स्टॉक किस लिए रखा जाता है, बफर स्टॉक को बेसिकली हम मेंटेन इसलिए करते हैं ताकि कई बार क्या होगा, मॉनसून फेलियर की वजह से ग्रेन्स की प्रोडक्शन नहीं हो पाती है, तो उस टाइम पे उस बफर स्टॉक से ग्रेन्स को यूज़ कर लिया जाए, ठीक है। अब जो इंडियन फूड ग्रेन्स होते हैं, जैसे गेहूं वगैरह हैं, चावल वगैरह हैं, उनको स्टोर किया जाता है बड़े बड़े गोडाउंस में। और किन एजेंसीज, किसके होते हैं वो गोडाउंस, FCI वगैरह या फिर स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। FCI की फुल फॉर्म क्या है, F से फूड, C से कॉरपोरेशन, I से इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये तो ड्राई स्टोरेज की बात की थी। एक होता है कोल्ड स्टोरेज, वो हॉट स्टोरेज से एक कोल्ड स्टोरेज की भी कंडीशन होती है, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है, बेसिकली फ्रूट्स वगैरह को स्टोर किया जाता है, एक काफ़ी कोल्ड कंडीशंस होती हैं, वहाँ पे प्रॉपर टेम्परेचर को, बहुत कम टेम्परेचर होना चाहिए। कितना टेम्परेचर, बिलो 0 डिग्री एंड 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। अगर क्या है टेम्परेचर बहुत
ज़्यादा ही अमाउंट में कम कर देंगे, ठीक है, तो स्टोर फूड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी कर दिया जाए तब भी वो क्या है, फूड्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो वहाँ पे एक प्रॉपर टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना पड़ता है। एक मेन चीज़ है कोल्ड स्टोरेज में जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती है, दैट वन इज़ ह्यूमिडिटी, ठीक है। ह्यूमिडिटी वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ती है ताकि जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हमने वहाँ पे स्टोर किए हैं उनमें प्रॉपर मॉइस्चर बना रहे। अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो उन फ्रूट्स में जो जूस होता है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, ड्राई होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट की। अब हमने ये सब कुछ तो कर लिया, पर हमें अपने क्रॉप को इम्प्रूव भी करवाना है। तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट क्या होता है, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है कंट्री की, ठीक है, तो लैंड की अवेलेबिलिटी जो है एग्रीकल्चर के लिए वो भी बहुत कम होती जा रही है, ठीक है। तो वहाँ पे हमें ज़रूरत है हाई यील्डिंग की, हाई यील्डिंग क्रॉप। हाई यील्डिंग क्रॉप का मतलब क्या है कि एक लैंड पीस है, एक छोटे से लैंड पीस में, इतने लैंड पीस में जहाँ पे हम पहले, जैसे मैंने नॉर्मल आपको बता दिया कि ये लैंड पीस है, ठीक है। पहले तो हम यहाँ से हमें जो ग्रेन्स मिलते थे वो 1000 kg, ठीक है, क्रॉप हम ले रहे हैं। पर बाद में क्या हुआ, अब हमें हाई यील्डिंग करनी है। हाई यील्डिंग का मतलब क्या है, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉप इन स्मॉलर लैंड, कि यहाँ पे हमने कुछ टेक्नोलॉजीज़, अच्छे अच्छे सीड्स का यूज़ किया है। तो पहले हम यहाँ पे 1000 kg हो रहा था हमारा प्रोडक्शन, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2000 kg का प्रोडक्शन करना है। तो इसी को हम बोलते हैं यील्डिंग, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, साइंटिस्ट नई नई एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, किस लिए, कि नई वैरायटी के जो क्या हैं सीड्स को वो प्रोवाइड करवा सकें, ठीक है। या फिर और क्या है, एग्रीकल्चर की वो ब्रांच जो डील करती है सॉइल के साथ, मतलब एक वो साइंस जिसमें हम सॉइल के बारे में पढ़ते हैं या फिर किसी क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं एग्रोनॉमी। ये एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, ठीक है। और ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, मीन्स प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। ब्रीडिंग का मतलब क्या है, जैसे एक गेहूँ ये है और एक वाला गेहूँ ये है, हमें पता है इसका जो सीड है ना, उसके इसके सीड का तो साइज़ बड़ा है और इसका जो सीड बनता है, ठीक है, ये जो क्रॉप है ये ग्रो कम कर पाती है। मतलब एक जो इसका प्लांट लगा यहाँ पे, उसमें लगा लो 10 ग्रेन्स ही निकलते हैं, ठीक है, पर इसके सीड बड़े बड़े हैं। और ये वाले जो अगर हम इस सीड को सो करवाते हैं तो इसका जो प्लांट बनता है उस पर निकलते हैं अप्रोक्स 30 ग्रेन्स, 30 दाने इससे निकले हैं। पर इसके क्या हैं, ग्रेन्स जो हैं वो छोटे हैं, इससे 10 ग्रेन्स निकलते हैं पर इसके 10 ग्रेन्स जो हैं बड़े हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिक्स करवा के एक नया सीड बना देंगे। नया सीड हमने बनाया तो हमें क्या मिला, इससे इस वाली प्रॉपर्टी तो ये ली हमने कि इसके ग्रेन्स बड़े हो जाएं। इससे क्या प्रॉपर्टी ली, अमाउंट वाली प्रॉपर्टी ली, इससे साइज़ वाली। तो अब हमारा जो ये नया सीड बना है, इसका जो प्लांट आएगा उस पर ग्रेन्स भी बड़े बड़े आएंगे और ज़्यादा नंबर्स में भी आएंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज़ द टेक्निक यूज्ड फॉर डेवलपिंग न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप बाय क्रॉप ब्रीडिंग ऑफ 2 डिफरेंट वेराइटीज़, ठीक है। 2 अलग अलग वेराइटीज़ को हम ब्रीड करवाते हैं, ठीक है, और उससे क्या होगा, फिर हमें एक नया सीड बनता है, और ठीक है। बाय क्रॉस ब्रीडिंग अ न्यू वेराइटी कैन बी मेड टू हैव द डिज़ायर्ड करेक्टर ऑफ बोथ द प्लांट्स। और हाइब्रिडाइजेशन में फिर हम क्या कर सकते हैं, डिज़ायर्ड करेक्टर्स, जिन जिन करेक्टर्स की हमें ज़रूरत है, हम वो करेक्टर्स उन दोनों से ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, एनिमल से भी तो हमें फूड मिलता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, एनिमल्स क्या करेंगे, कुछ स्पेसिफिक ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स को रखते हैं। उनका पर्पस क्या होता है उनको रखने का, क्योंकि उनसे उन्हें फूड मिलता है, ठीक है। कुछ कैटल्स वगैरह को रखते हैं कुछ, ठीक है। तो किस लिए रखते हैं उन कैटल्स वगैरह को, ताकि वो कैटल्स क्या करें, जो सामान इधर से उधर हमें भेजना है, टू कैरी द गुड्स, सामान को वो कैरी कर पाएँ। जैसे कैमल्स वगैरह का यूज़ होता है, डंकी वगैरह का यूज़ होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग
rearing and managing animal for our use is called animal husbandry. एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है कि अगर हम किसी एनिमल को रख रहे हैं तो हम उसके प्रॉपर केयर करें, उसको प्रॉपर फूड वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। उनको हम यूज़ कर रहे हैं फॉर ब्रीडिंग, रियरिंग एंड मैनेजिंग। टेकिंग एंड कीपिंग ऑफ एनिमल विद ह्यूमन इज़ कॉल्ड डोमेस्टिकेशन। वो एनिमल्स जिनको जो क्या है ह्यूमन बींग्स के साथ रह सकते हैं, जिनको हम अपने घरों में रख सकते हैं, उनको बोलते हैं हम डोमेस्टिक एनिमल्स। और उन एनिमल्स को अपने साथ रखने का जो प्रोसेस होता है उसको हम डोमेस्टिकेशन बोलते हैं, जैसे बफेलो वगैरह, शिप वगैरह को हम रखते हैं। अब एक टर्म आती है पोल्ट्री। पोल्ट्री क्या होती है? ऐसे एनिमल्स को अपने साथ रखना जिसको हम ब्रीड करवाते हैं, किस लिए? ताकि उनसे हमें मीट मिल सके, एग मिल सके, और इसी को हम बोलते हैं पोल्ट्री। द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ यूजफुल एनिमल विच प्रोवाइड मीट एंड एग इज नोन एज पोल्ट्री। एंड रियरिंग ऑफ हैन फॉर देयर एग इज कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग। हैंस वगैरह को अपने साथ रखना फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग इज़ नॉन एज पोल्ट्री फार्मिंग। ठीक है, उसमें क्या करेंगे? आपको पता है हैन किसे कब एग ले करना शुरू कर देती हैं? अबाउट एट द 6 मंथ। जब वो हैन 6 मंथ की हो जाती है वो एग ले करना शुरू कर देती हैं। और जो हैन मैंने बताया 2 तरीके की होगी, एक तो वो हैंस हैं जो एग ले नहीं करते, एक वो हैंस हैं जो एग ले करती हैं। जो एग ले करती हैं उन हैंस को बोलते हैं हम ब्रूडी हैंस। ठीक है। इन पोल्ट्री फार्म हैचिंग इज़ डन इन इंक्यूबेटर कॉल्ड हैचरीज। अब पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होगा? हैचिंग जो होती है उनको एक इंक्यूबेटर में करवाया जाता है। हैचिंग का मतलब क्या होता है? मतलब एक आप बोल सकते हो जैसे एक हैन है, नॉर्मली तो वो क्या करती हैं, उसका जो एग होता है, ठीक है, वो उसको वहाँ पे रखती है, प्रॉपर उसको क्या करेगी, ले करती है, उसको फिर प्रॉपर हीट वगैरह अपनी बॉडी से ही प्रोवाइड करवाती है। बट पोल्ट्री फार्म में क्या करते हैं, हैन ने एग ले किया, उसको वहाँ से ले लिया जाता है और उसको एक इंक्यूबेटर पीरियड में डाल दिया जाता है। ठीक है, इंक्यूबेटर में डाल दिया जाता है जिसको हम हैचरीज बोलते हैं। अब बात करते हैं कुछ टर्म्स इसमें आई थी, पिसिकल्चर, एपिकल्चर, ब्लाइट और रस्ट एंड स्मट। पिसिकल्चर क्या होता है? फिशेस को की टेक केयर करना, रियरिंग एंड मैनेजिंग ऑफ फिश ऑन ए लार्ज स्केल, एक बड़े स्केल पे, ऐसा नहीं कि 2-4 फिशेस हैं, बहुत बड़े लार्ज स्केल पे अगर हम फिशेस को रियर करते हैं, मैनेज करते हैं, रियर का मतलब होता है टेक केयर, हम उन फिशेस के करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पिसिकल्चर। और एपिकल्चर क्या है? हनी बीज। ठीक है, टेक केयर ऑफ हनी बीज ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड एपिकल्चर। एक टर्म आई है ब्लाइट। ब्लाइट का मतलब क्या है? जो पोटैटो होते हैं ना, उनमें एक डिजीज़ हो जाता है, फंगल डिजीज़, जिसको हम बोलते हैं ब्लाइट। और वीट में जो डिजीज़ होता है उसको हम रस्ट एंड स्मट डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, हाँ, थैंक यू। आई थिंक समझ आया होगा आप लोगों को, और हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो। अगर इस चैप्टर में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।